देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के एएनआई को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर से लेकर और सनातन के विरोध को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस को गुनहगार बताया, बल्कि सनातन विरोध को विपक्ष का डीएनए करार दिया। नीति हथियार था ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो हाँ रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है? कांग्रेस में ही चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया। साथ ही जो बार बार एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही जाती है, उन आरोपों को भी निराधार बताया। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूं निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय को चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेष था, कैसा झूठ चल रहा है। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। और अब बात करेंगे एक लेटर की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की सबसे खास बात यह कि इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक हितों की वजह से बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। यह बात निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि कुछ लोग राजनीतिक फायदों के लिए भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और उसकी वजह से आम जनता के बीच कोर्ट को लेकर भरोसा कमजोर हो रहा है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि राजनीतिक दुष्प्रचार की वजह से न सिर्फ न्यायपालिका का असम्मान हो रहा है, बल्कि जजों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। याद कीजिए 15 दिन पहले एक ऐसी ही चिट्ठी देश के 600 जाने माने वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी और 600 वकीलों की चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दूसरों को डराना धमकाना कुछ लोगों की पुरानी आदत है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है, साथ ही किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोर्ट 29 अप्रैल को ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर 24 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है। सोमवार के दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 बड़े झटके लगे। जमानत के इंतजार में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक बार बार जाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। आज के दिन केजरीवाल एक बार फिर परेशान हुए।
पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हुआ जब पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की तिहाड़ जेल में पहली मुलाकात हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान सीएम मान भावुक हो गए और उनके आंसू निकलने लगे थे। जेल में केजरीवाल और भगवंत मान के बीच आमने सामने बात हुई, लेकिन बीच में शीशे की दीवार थी और दोनों के बीच फोन पर ही बात हुई। इस पर भगवंत मान नाराज दिखे। भगवंत मान ने कहा कि शीशा भी ऐसा गंदा था कि एक दूसरे की शक्ल भी नजर अच्छे से नहीं आ रही थी। भगवंत मान ने कहा कि जो सुविधाएं किसी हार्डकोर क्रिमिनल को दी जाती हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जा रही हैं। भगवंत मान ने आगे बताया कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात बिल्कुल आतंकियों की तरह करवाई गई। कसूर क्या, मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया। आज ही केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही थी। केजरीवाल को उम्मीद थी कि उन्हें आज बेल मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान राहत के लिए याचिका दी थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 2 वीक का नोटिस, जिसमें ईडी को रिप्लाई भी करना है और उस रिप्लाई अगर हमने कुछ देना है वो भी कंसिडर करते हुए 29 को 2 वीक बाद पूरी सुनवाई होगी। और हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड झूठे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है और ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया है जब पूरे देश में एक लोकतंत्र का उत्सव, महा उत्सव चल रहा है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। और अब बात सबसे दिलचस्प मुकाबले की। दिल्ली में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज तिवारी इस सीट पर 2 बार से सांसद हैं, तो कन्हैया कुमार पिछला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से हार चुके हैं। उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछेंगे क्या नाम है, कहे भारत माता की जय, और उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। मोदी को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया। देश के तोड़ने का सपना देखने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के बादशाह को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जाएगा। जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है।
दिल्ली का सबसे दिलचस्प मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे बड़ी टक्कर। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। लेकिन नामी के लिए भी दो शब्द आते हैं, एक प्रख्यात एक कुख्यात। तो वो बहुत कुख्यात व्यक्ति हैं। 2024 की चुनावी जंग में दिल्ली का सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर होने वाला है, जहां चुनावी मैदान में मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया कुमार पिछली बार बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे और इस बार भी उनकी इसी सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब कन्हैया कुमार बीजेपी पर दिल्ली में कोई काम न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बता रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते। ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही अच्छे वक्ता हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। मनोज तिवारी की पूर्वांचल वोटों पर अच्छी पकड़ है, तो कन्हैया कुमार भी पूर्वांचली हैं। 2014 में मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद बने, जबकि कन्हैया कुमार अपना पिछला चुनाव बेगूसराय से लड़े थे और हार गए थे। मनोज तिवारी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, तो कन्हैया कुमार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष रहते हुए चर्चा में आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था और उन्होंने बड़े मार्जिन से कन्हैया को हराया था। गिरिराज सिंह को 6,92,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि कन्हैया कुमार सिर्फ 2,69,000 वोट ही जुटा पाए थे। 2024 के चुनाव में अब उनका मुकाबला मनोज तिवारी से है, जिस पर दिल्ली की जनता अपना फैसला 25 मई को सुनाएगी। लेकिन तब तक दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही हैं। बात मध्य प्रदेश की। अचानक कमलनाथ के घर पुलिस की एक टीम पहुंच गई और इसके बाद सियासत गर्मा गई। बताया यह जा रहा है कि कथित वीडियो की जांच के लिए पुलिस यहां पर पहुंची। इधर पुलिस के पहुंचने पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का आरोप है कि कमलनाथ के पीए आर.के. मिगलानी ने निजी चैनल के पत्रकार को उनका एक वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया है। पुलिस की रडार पर कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस। नाथ का दौरा रद्द, बंगले पर आए। एक शिकायत, फंस गए कमलनाथ। छिंदवाड़ा में इस बार मुकाबला कड़ा है, कमलनाथ के लिए चुनौती भारी है। इस बीच कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने शिकायत की थी। इसके बाद शिकारपुर स्थित कमलनाथ के बंगले पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कथित वीडियो की जांच को लेकर पुलिस यहां पर पहुंची है। इस वीडियो में क्या है और कमलनाथ से इसका क्या संबंध है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी छापे डलवाकर डराना चाहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि डराएंगे, धमकाएंगे, दबाव निर्मित करेंगे ताकि हम विपक्ष की भूमिका को धीमा कर दें, डर जाएं। पर डरने वाले सब चले गए। अब जो बचे हैं वो संघर्ष करने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं।
उधर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, वो धनबल से चुनाव जीतना चाहते हैं। देश का ये पहला उदाहरण होगा कि कैंडिडेट अपने घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतारता है। हेलीकॉप्टर में आप क्या लेकर जाते हो? चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को इस बात का पता करने का अधिकार है। आप घर में हेलीपैड नहीं बनाते, शायद अधिकारी घर वहां पर नहीं जाते। और ये सच है, देश क्या पूरी दुनिया जानती है कि वो धनबल के दम पर परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं। पांडुना से कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग और पुलिस की रेड के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जीतू पटवारी ने सरकार पर हठ धर्मिता और तानाशाही का आरोप लगाया, साथ ही डरा धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल करने का आरोप लगाया। हठ धर्मिता, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, ये सारी चीजें रोज सामने आती। यही कारण है जितने लोग गए, किसी की राइट, किसी की रेता, किसी का परिवहन, किसी का ऐसे ही तो गए, किसी न किसी से प्रशासन से परेशान होके गए, आगे के दर्द से जेल जाएंगे, मुकदमे भोगेंगे, चलो बीजेपी में चलते हैं, ऐसे ही लोग गए हैं। कांग्रेस विधायक पर शराब बांटने की शिकायत मिली थी, इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर असरदार जारी है, ब्रेक की बारी है।